हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं एफएसडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो ये होता है क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी इन 2010। तो ये फॉर्म करवाया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर जो कि प्रणब मुखर्जी थे 2010 के टाइम पे। ठीक है, तो उनके द्वारा ये फॉर्म करवाया गया था। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, इट इज़ ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक तरह का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट इज़ ए हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी। यानी कि ये जो है सो बेसिकली ये एडवाइस करने वाली एक बॉडी है, यानी कि ये एडवाइस देती है कि आप जो है सो जो भी हम लोग का बजट है उसको कि कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों में थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह में ध्यान देती है बेसिकली। तो इट इज़ ए हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है एफएसडीसी। फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट। तो 3 तरीके के टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग पीछे भी पढ़े थे, बट उसमें दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट के साथ यही चीज़ था कि टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर। अगर याद हो, जब हम लोग दूसरे देश के साथ जब भी लेन-देन करते हैं तो उसमें ये वाला थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट आया था। बट यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब है वही चीज़ बट थोड़ा-सा चेंज है, अलग है। तो पहला जो है सो वो है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब ये है कि जितना का रिसिप्ट बना है उतना ही खर्च हुआ। तो यानी कि जितना का जो भी रिसिप्ट बनाया गया था, यानी जितना भी अमाउंट जिन पर्टिकुलर चीज़ों को दिया गया था उतना ही खर्च हुआ, तो वो बैलेंस बजट के अंदर आ जाता है। सरप्लस बजट यानी कि जितना रिसिप्ट बनाया गया था, ठीक है, उतना जो है सो मतलब रिसिप्ट ज़्यादा का बनाया गया था लेकिन एक्सपेंडिचर कम हुआ। तो हम लोग का बजट सरप्लस हुआ, यानी कि बजट फिर इसके साथ मतलब कि ज़्यादा निकाला गया है गवर्नमेंट के ज़रिए, है ना? क्योंकि ब बजट ज़्यादा है लेकिन खर्च जो है सो कम हुआ। जब खर्च कम हुआ तो जो है सो ये सरप्लस बजट हो गया। डेफ़िसिट बजट, अब तो आप लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि मतलब जो है सो रिसिप्ट आपका कम था, यानी बजट कम था लेकिन खर्च ज़्यादा कर दिया गया। खर्च जब ज़्यादा कर दिया तो इसको डेफ़िसिट बजट बोलेंगे, यानी बजट की कमी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डेफ़िसिट फाइनेंसिंग टू मैनेज डेब्ट या बोरोइंग फॉर डेफ़िसिट इन बजट। तो बेसिकली ये वाला किया जाता है, जैसे कि ये जो हम लोग का जो डेफ़िसिट बजट हुआ है, तो अब क्या है कि अब पैसा तो अब देना ही पड़ेगा ना बजट में। तो उसी में जब हम लोग बोरो करते हैं बजट को किसी से भी, मतलब वो मतलब किसी दूसरे कंट्री से हो सकता है या कहीं से भी अगर हम लोग बोरो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डेफ़िसिट फाइनेंसिंग में जो है सो डालते हैं। तो इसी को हम लोग डेफ़िसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ताकि इस बजट को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे जो बजट का कमी हुआ है इसमें जो है सो मेंटेन करने के लिए हम लोग जो भी लोन अमाउंट लेते हैं तो उसको हम लोग एज ए डेफिसिट फाइनेंसिंग में कंसीडर करते हैं। तो जो मतलब अभी जस्ट जो हम लोग पढ़े हैं कि दो मतलब हम लोग बोरो करते हैं, तो हम लोग बेसिकली 2 जगह से बोरो करते हैं। ठीक है, 2 सोर्सेज़ हैं हम लोग के बोरो करने के। एक है इंटरनल सोर्सेज़, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज़। इंटरनल सोर्सेज़ मतलब जब हम लोग सबसे पहला तो इसमें भी है कि जब आरबीआई से बोरो कर रहे हैं तब, और दूसरा जब पब्लिक से बोरो कर रहे हैं तब। ठीक है, और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज़ यानी बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्री, किसी दूसरे कंट्री से, और दूसरा बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद हो इसके बारे में तो गेस कीजिए। आईएमएफ, अगर आप लोगों को याद हो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, उससे जो बोरो करते हैं वो इसमें आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज में। तो ये बेसिकली 2 सोर्सेज हैं जिससे हम लोग बोरो करते हैं पैसा अगर डेफिसिट हो जाता है तो। इफेक्ट ऑफ डेफिसिट बजट, अब इसका इफेक्ट क्या क्या है डेफिसिट बजट का। अब इसका इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट, यानी कि अगर हम मतलब गवर्नमेंट जो है सो अगर पब्लिक से पैसा ले रही है तो उसको लौटाना भी पड़ेगा,
राइट? तो पब्लिक डेब्ट जो है सो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर इन रिटर्न वो अगर नहीं लौटाती है विद इंटरेस्ट, तो फिर अगेन उसका जो है सो बढ़ता जाएगा, ठीक है? अब इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, तो अब जैसे उन्होंने जो है सो अब जब उसके पास जब ज़्यादा पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, तो अब क्या करेगी कि वो ज़्यादा पैसा भी सप्लाई करेगी। अब जब ज़्यादा पैसा सप्लाई करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा, और इसी से थर्ड पॉइंट भी रिलेटेड है, इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन या प्राइस। तो अगेन जब ज़्यादा मनी सप्लाई करेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। हम लोगों ने पीछे देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, राइट? कि जैसे ही हम लोग पैसा ज़्यादा मतलब पब्लिक को देते हैं तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना? एंड प्राइस जो है सो बढ़ जाता है। मनी वैल्यू डिक्रीज़ेज़, मनी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे इसमें अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दें तो जैसे मान लीजिए कि जब ज़्यादा पैसा पब्लिक के पास आता है तो ज़्यादा खर्च करते हैं वो लोग। एक तरीके से इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि मनी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है। डेवलपमेंट इंक्रीज़ होता है ना? तो अब जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़्यादा पैसा है पब्लिक के पास, ज़्यादा पैसा है ऑफ़िसर्स के मतलब उसमें ऑफ़िसर्स के बजट में, तो वो लोग ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो जब ये है तो वैसा है। तो ये 5 इफ़ेक्ट्स होते हैं डेफ़िसिट बजट के। अब हम लोग देखते हैं टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है? तो रिसिप्ट्स 2 तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में 2 तरीके के आ जाते हैं। तो आपका सबसे पहला है वो है टैक्स। तो टैक्स के द्वारा मतलब वो इनकम जनरेट करती है। बेसिकली इसमें ये मतलब हो गया कि इनकम, रिसिप्ट्स का मतलब इनकम हो गया कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से हो रहा है बेसिकली। इनकम इन द सेंस जो फिर अगेन पब्लिक पर लगाएगी एंड पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। सबसे पहला है टैक्स, जो कि है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? हम लोग बहुत सारे ऑफिसर्स भी बढ़ेंगे, है ना? जो कि टैक्स कलेक्ट करेंगे, इनकम टैक्स एंड जो है सो एंड जीएसटी इंस्पेक्टर्स बनेंगे आप सब। तो एक तो डायरेक्ट तरीका होता है डायरेक्ट टैक्स लेने का, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि टैक्स के अंदर फॉल करता है। उसके बाद दूसरा है नॉन टैक्स, यानी कि जैसे कि कोई भी फीस हो गया, ठीक है? फाइन वगैरह हो गया, जो पुलिस वाले जो फाइन वगैरह काटते हैं, ठीक है? और भी दूसरे तरीके का, बहुत तरीके का फाइन होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी गवर्नमेंट ने लोन दिया है दूसरे कंट्रीज़ को या पब्लिक को या किसी को भी, ठीक है? तो उसमें जो इंटरेस्ट मिला वो भी अगेन नॉन टैक्स के अंडर में आ जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट में। डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि कहीं भी गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है किसी भी कंपनी में, वहाँ से जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड का भी मतलब आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव, जो भी गिफ्ट्स रिसीव करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है? कोई भी दूसरे देश से, जैसे जैसे मान लीजिए कि अकाल पड़ गया, है ना? या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो गया अपने कंट्री में, तो क्या करती है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया या यूएसए हो गया या कोई और देश जो है सो गिफ्ट दे दिया कि भैया चलिए हमारी तरफ से आपको इतना अमाउंट दे देते हैं, या हेल्थ केयर वाला चीज़ दे देते हैं, या खाना दे देते हैं, तो वो सब चीज़ आ जाता है इसके अंदर। फिर आ जाता है हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट्स। ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट टू सेल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। तो गवर्नमेंट के पास जो भी शेयर होल्डिंग रहता है, एसेट रहता है, वो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो ये एज ए कैपिटल रिसिप्ट आ जाता है, तो इस पे भी इनकम मिलता है। यानी अपना जो भी शेयर है गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग, उसको उसने बेच दिया तो उसके बदले उसको पैसा मिल गया, तो वो इसके अंडर आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इसमें एसेट्स डिक्रीज होता है। उसके बाद पब्लिक डेब्ट, टू टेक बोरोइंग या क्रेडिट। तो जो पब्लिक डेब्ट है, मतलब कि पब्लिक से जो भी पैसा लिया है, तो वो जो है सो अब पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो जो है सो पब्लिक का डेब्ट, मतलब कि गवर्नमेंट को पब्लिक को चुकाना भी होगा, तो वो डेब्ट भी बढ़ते रहेगा, है ना? जैसे-जैसे वो लोग डेब्ट लेते रहेंगे, और अगर ज़्यादा डेब्ट लेंगे तो फिर इंटरेस्ट भी चुकाना है उसपे। तो ये एक तरह का लायबिलिटी हो जाता है जो कि इंक्रीज़ होते रहता है।
या अगर ज़्यादा डेब्ट लेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई इंक्रीज़ तो होना ही है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंडिचर कि अब हम लोग एक्सपेंड कहाँ-कहाँ करते हैं। अभी तो कमाई देख ली कि कहाँ-कहाँ से कमाते हैं, है ना? मतलब गवर्नमेंट कहाँ-कहाँ से कमाती है। अब एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ खर्च करती है। तो जनरली 2 जगह खर्च करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे पहला है सब्सिडी, बिजली में जो सब्सिडी मिलता है, गैस वगैरह में बहुत जगह मिलता है, हम लोगों को तो नहीं मिलता है बट बिजली में मिलता है, ठीक है? तो और भी बहुत तरीके का सब्सिडी होता है, तो उसको सब्सिडी के अंदर रख देते हैं। दूसरा है स्कॉलरशिप, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, है ना? कॉलेज में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले, 10th में बहुत कोई को मिलता है स्कॉलरशिप, इसके बारे में तो कहना ही नहीं, ये तो सबको पता रहता है। अ, उसके बाद जो है सो अभी तो बहुत सारे मतलब राज्य में ये भी किया गया था कि जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाए और भी अलग-अलग तरीके के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं बच्चों को। तीसरा है वेलफेयर स्कीम, यानी कि जिसमें लोगों की भलाई हो, जैसे कि मैया सम्मान योजना, है ना? उसमें भलाई होती है कि लड़कियों को पैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो आ जाएगा वेलफेयर स्कीम के अंदर। इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी लोन लिया गया था पब्लिक से, अदर कंट्रीज़ से, आरबीआई से, तो उनको चुकाना भी पड़ेगा, है ना? तो जो भी चुकाया जाएगा वो इसी के अंडर चुकाया जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट। 5वां सैलरी एंड पेंशन, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पेंशन देना है, रिटायर्ड, तो उन लोगों को या जो भी है आर्मी है, टीचर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उन सबको सैलरीज़ एंड पेंशन देना है तो वो इसके अंडर दिया जाता है। छठा है गिव ग्रांट्स, अब भाई अब इतना गिफ्ट वगैरह लिए दूसरे कंट्री से, तो देना भी तो बनता है ना। तो हमारी कंट्री भी जभी भी किसी दूसरे कंट्री प्रॉब्लम में रहे, कोई दूसरा कंट्री को ज़रूरत हो, तो ये भी जो है सो गिफ्ट्स देती है ना? मेडिकल्स देती है, पैसे देती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी अपने पैसे वगैरह देती है, जमा करती है, जो भी है, वो इसके अंडर आ जाता है, ग्रांट के अंदर। फिर आता है हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, टू बाय या इंक्रीज़ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स, यानी कि अब जैसे कि इससे पहले में हम लोग देखे थे कि गवर्नमेंट जो है सो अपना एसेट्स बेच रही है ना? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। तो अब क्योंकि उसके पास अगर पैसा है, जो कि खर्च करेगी वो ऑब्वियसली, तो वो जो है सो बहुत सारे एसेट्स खरीदेगी, अलग-अलग देश में भी इन्वेस्ट करेगी, है ना? तो ये सब जब करती है तो इसको हम लोग जो है सो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसमें एसेट्स इंक्रीज़ होता है। उसके बाद दूसरा है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। अब जो पब्लिक से जो भी डेब्ट लिया गया था, तो उसको जो है सो दिया भी जाता है, इसमें लायबिलिटी डिक्रीज़ होता है, ठीक है? तो जो भी डेब्ट वगैरह लिया गया, लोन लिया गया, तो वो जो है सो वापस से पब्लिक को पे किया जाता है। इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है थोड़ा-सा, इसमें इंटरेस्ट जो है सो जो भी लिया गया था वो पे कर रहा था गवर्नमेंट, लेकिन इसमें जो है सो पब्लिक से, पर्टिकुलरली पब्लिक से जो लिया जा रहा था, तो उसको जो है सो पे किया जा रहा था, ठीक है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेफ़िसिट। तो बजट डेफ़िसिट है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो जो भी बजट डेफ़िसिट हम लोग का है, वो जो जितना भी हम लोग का एक्सपेंडिचर है माइनस कर देते हैं, अगर टोटल रिसिप्ट से, टोटल जो कमाई है उससे अगर माइनस करते हैं, तो वो हम लोग का बजट डेफ़िसिट आ जाता है। ये हमेशा जो है सो ज़ीरो होता है। 2 में फिस्कल डेफ़िसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट करते हैं एक्सेप्ट डेब्ट, यानी डेब्ट को छोड़ करके, ठीक है? यानी जो पब्लिक से जो डेब्ट हम लोग लेते हैं वो, ठीक है? एंड और भी जो भी डेब्ट है उन सबको छोड़ करके, तो ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है नीड ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि इतना हम लोगों ने इतना हम लोगों को बोरो करने की ज़रूरत है। जब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं टोटल रिसिप्ट से, और जब हम लोग उसमें एक्सेप्ट जैसे डेब्ट को नहीं काउंट करते हैं, तो हम लोग को ये पता चलता है कि यार इतना हम लोगों ने बोरो किया या इतना हम लोग का जो सो नीड है बोरोइंग का।
फिर आता है इसी चीज़ को हम लोग सेम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो टोटल रिसिप्ट है उसको हम लोग टैक्स प्लस नॉन टैक्स प्लस डिसइन्वेस्ट इसको जोड़ सकते हैं, या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस डिसइन्वेस्ट कह सकते हैं, या फिर इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट भी कह सकते हैं। फिर हम लोग का तीसरा पॉइंट है प्राइमरी डेफिसिट, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ प्राइमरी डेफिसिट। इसमें हम लोग फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट डेफिसिट करते हैं, ठीक है। फिर मोनेटाइज्ड डेफिसिट होता है, इसमें हम लोग बोरिंग लोन फ्रॉम आरबीआई, जो भी आरबीआई से लोन लेते हैं उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। फिर आता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर करंट एक्सपेंडिचर माइनस करंट रिसिप्ट कहते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग अगेन दो हिस्सों में बांटते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग बांटते हैं। टोटल और पब्लिक एक्सपेंडिचर इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि उन चीज़ों में अपने पैसे को लगाना जिसमें कि देश का डेवलपमेंट हो, ठीक है। सबसे पहला एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करेंगे तो अगेन हम लोग का देश का तरक्की होगा। हेल्थ सिस्टम, हेल्थ तो हेल्थ सिस्टम अगर हम लोग का ठीक होगा तो अगेन ज़्यादा अच्छे से हम लोग का देश का अगेन तरक्की होगा, है ना। तीसरा में है न्यू इंडस्ट्रीज़, अगर नए नए इंडस्ट्रीज़ लगेंगे, है ना, तो हम लोग का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, है ना, एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तरक्की होगा देश का अगेन इसमें भी, तो न्यू इंडस्ट्रीज़। चौथा है इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर वगैरह होता है उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़े, यानी कि मतलब उन लोगों को पानी मिल सके अच्छे से, सारी चीज़ें मिल सके, तो ये आ जाएगा। पाँचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड्स बनाना, डैम बनाना, एयरपोर्ट बनाना, यानी बड़ी-बड़ी चीज़ मतलब बिल्डिंग्स बनाना, ताकि लोग जो है सो उस पे काम कर सके, उसका यूज़ कर सके, एंड अगेन जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो तरक्की हो हमारे देश का, ठीक है। जिसके लिए रोड बनना ज़रूरी है, एंड ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो सके, एयरपोर्ट वगैरह, डैम वगैरह बनना ज़रूरी है, ताकि पानी को टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाया जा सके लोगों को। छठा है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिलना बहुत ज़रूरी है। सातवां है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि अगेन आपका कम्युनिकेशन में यानी कि इंटरनेट सस्ता होना चाहिए, सही होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स होने चाहिए, वो मेड इन इंडिया हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इन सब चीज़ों में तरक्की होनी चाहिए। अब आठवां है हाउसिंग, यानी कि घर वगैरह लोग बनाएँ, घर वगैरह जो है सो अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये देते भी है कि वो घर वगैरह बनाने की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें वो आई थिंक 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए कुछ देते हैं। ज़्यादा आइडिया तो नहीं है बट ऐसा मिलता है। तो वो आ जाएगा इसके अंदर। ये सब आ गया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। सबसे पहला पुलिस एंड डिफेंस, तो पुलिस एंड डिफेंस को जो मेंटेन किया जाता है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के जैसे अंडर आ जाता है, ठीक है। जो भी पुलिस मेंटेन करती है, डिफेंस मेंटेन करती है, तो ये जो है सो डायरेक्ट तो ऐसा फ़ायदा नहीं दिखता है, बट ऑब्वियसली इसका फ़ायदा है। दूसरा है जुडिशरी, यानी जज जज वगैरह जो बैठते हैं, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो आईएएस ऑफिसर जो बैठते हैं, है ना, सीओ बैठते हैं, और ये सब जो भी है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। लॉ एंड ऑर्डर, अगेन वही जुडिशियल और जो भी पेपर वर्क है, ये सब लॉ एंड ऑर्डर वाला बात है। पाँचवा है वेलफेयर स्कीम, वही जो फ्री में जो बँटता है, जो आपका मैया समान योजना हो गया, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा चीज़ आता है, फ्री में बिजली वगैरह मिलता है, फ्री में पानी मिलता है जो दिल्ली की गवर्नमेंट देती है। छठा है आपका सब्सिडी एंड स्कॉलरशिप, यानी कि सब्सिडी मतलब जो बिजली में जो सब्सिडी मिलता है कि इतना तक का मतलब माफ़ी मिलता है कि इतना तक आपको माफ़ मिलेगा। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप जानते हैं जो बच्चों को मिलता है, स्टूडेंट्स को मिलता है बेसिकली।
साथ में ग्रांट्स का मतलब जो भी गिफ्ट वगैरह जो जैसे हम लोग की गवर्नमेंट ने जो भी गिफ्ट वगैरह दिए दूसरे देश को या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जमा किए, तो वो जो है सो एज ए ग्रांट दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, अब जो भी हम लोग का देश लोन ले रही है उस पर तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट इसी में आ जाता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। और जहाँ तक हम सुनते हैं या हमको पता है कि हम लोग का देश जो है सो बहुत ज़्यादा लोन लेता है और उस पे इतना इंटरेस्ट बनता है, मतलब हज़ारों हज़ार करोड़ का इंटरेस्ट बनता है, और हमारी गवर्नमेंट मतलब उसको पे करके मतलब इंटरेस्ट ख़त्म ही नहीं कर पाती। हमारे क्या और भी दूसरे भी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट हैं जो कि उस इंटरेस्ट को ही दे करके ख़त्म नहीं कर पाते हैं। मतलब सोचिए इतना हज़ारों हज़ार करोड़ का लोन लिया हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ एफआरबीएम एक्ट 2003। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ये है, ये लाया गया था टू कंट्रोल डेफिसिट। तो जो भी मतलब डेफिसिट होता है यानी कि कमी हो जाता है हम लोग का बजट में, तो उसको मेंटेन करने के लिए लाया गया था, कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट जो कि ज़ीरो है। टारगेट रेवेन्यू मतलब जो भी हम लोग का रेवेन्यू होता है उसको हम लोग को टारगेट रखते हैं कि 0% रहे। फिस्कल जो डेफिसिट है वो 3% ऑफ जीडीपी का हम लोग करने का टारगेट रहता है। एंड जो डेब्ट है वो जो सो 60% ऑफ जीडीपी करने का टारगेट रहता है। तो ये सब टारगेट हम लोग बनाते हैं, अचीव होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट टारगेट तो रखें कि इतना इतना हो जाए। चलिए मिलते हैं कल, बाय।